एडम्स फैमिली उस वक्त थिंक का बहुत ख्याल कर रही थी ताकि वो खुश और मुतमईन रह सके, मगर मोर्टेशा के दिल में वेंसडे के लिए परेशानी बढ़ती जा रही थी। इसीलिए उसने अपनी माँ को फ़ोन भी किया, क्योंकि उसे अंदाज़ा हो गया था कि प्रिंसिपल ने मुझे सिर्फ इसलिए लीडर बनाया है ताकि मेरी माँ से फंड्स हासिल कर सके। मोर्टेशा का अपनी माँ के साथ रिश्ता कभी अच्छा नहीं रहा, क्योंकि बचपन में उसकी माँ ने उसे बहुत सताया था। वेंसडे चुपके से मोर्टेशा के कमरे में गुडी की किताब चुराने गई, मगर मोर्टेशा ने उसे वहीं रंगे हाथों पकड़ लिया। ये देखकर वेंसडे गुस्से में आ गई और उसने बताया कि अपने विजन में इसने इनड की मौत देखी है। इस मंजर में काले कौवे नजर आए थे और एक आंख वाला रेवन बार बार उसका पीछा कर रहा था। उसी दौरान उसे ये भी दिखाई दिया कि गैमलिन और उसके साथियों को भी मारा गया है और इस सब के पीछे कोई बड़ा राज छुपा है। वेंसडे ने साफ कहा, मैं उस कातिल को ढूंढ कर रहूंगी। मोर्टेशा ने ठंडे लहजे में जवाब दिया, हमारे विजन हमेशा सच नहीं होते, कई बार ये धोखा भी साबित हो सकते हैं। वेंसडे ने तेज लहजे में कहा, मेरे साथ तो कभी ऐसा नहीं हुआ। मोर्टेशा ने संजीदगी से जवाब दिया, तुमने एक सीरियल किलर को पकड़ा था, लेकिन उस दौरान अपनी ताकतों को ज़रूरत से ज़्यादा इस्तेमाल किया। अब तुम इन ताकतों पर काबू नहीं रख पा रही और इस किताब के ज़रिए तुमने शॉर्टकट इख्तियार किया, जो बिल्कुल गलत है। मेरी बहन के साथ भी यही हुआ था, इसीलिए मैं ये सब तुम्हारे साथ बर्दाश्त नहीं करूंगी। ये सुनते ही वेंसडे भड़क गई और गुस्से में वहाँ से चली गई। अगले दिन इनड स्कूल के कैंप की तैयारियों में मसरूफ़ थी, लेकिन वेंसडे ने साफ कह दिया कि वो कैंप पर नहीं जाएगी। इसी दौरान पिग और इसका साथी इन्होंने देखा कि उस ज़ोंबी का सर आहिस्ता आहिस्ता दोबारा जुड़ने लगा है और जब गैमलिन की नाश दफनाई जा रही थी तो वेंसडे समेत सब लोग वहां मौजूद थे। वेंसडे ने डॉक्टर से परिंदों को काबू में करने वाले शख्स के बारे में सवाल किया और कहा, मुमकिन है कि असल कातिल वही हो। डॉक्टर ने गौर किया और फिर उसकी मदद करने के लिए तैयार हो गई। उधर सायरन बड़ी चालाकी से अपनी माँ को एक होटल के कमरे तक ले गई। उसकी माँ बिल्कुल अकेली रह गई थी, उसकी ताकतें ख़त्म हो चुकी थी और शोहर भी उसे छोड़कर जा चुका था। ये सब देखकर सायरन के दिल में अपनी माँ के लिए बहुत दुख और तकलीफ थी। उसने माँ को वहीं छुप कर रहने का कहा और ख़ुद वहाँ से चली गई। वेंसडे ने अपने साथी की मदद से रूप बदला और ख़ुद को गैमलिन जैसा बना लिया। उसके बाद उसने गैमलिन का मोबाइल ऑन किया और साथ ही कमरे का बाकी सामान भी मंगवा लिया। ये सब देखकर वेंसडे को काफ़ी तसल्ली हुई। जब उसने सामान को गौर से देखा तो उसमें गैमलिन के एक दोस्त के घर की तस्वीरें भी मिली। तहकीक करने के बाद पता चला कि वो मकान स्कूल से काफ़ी दूर वाक़या है। उसी वक्त थिंक ने बताया कि उसी जगह के करीब ही स्कूल का कैंप लगने वाला है। ये सुनकर वेंसडे ने कैंप जाने का फैसला कर लिया, जिस पर इनट भी खुश हो गई। फिर सभी बच्चे बस में बैठकर कैंप की तरफ रवाना हुए। वहां पहुंचकर वेंसडे और पिग दोनों को अपने अपने वालिदैन नजर आए, मगर इनकी आमद बच्चों को ज़्यादा पसंद नहीं आई। पिग अपने साथ ताबूत में ज़ोंबी ले आया, जिस पर इसका दोस्त गुस्से में आ गया, क्योंकि ये कोई मामूली चीज़ नहीं थी। पिग ने कहा, मैंने बाहर आतिशबाजी लगा दी है, जैसे ही ये भागेगा हमें पता चल जाएगा। तमाम बच्चे यहाँ खेल खेल कर मज़ा करने वाले थे। इतनी देर में एक और प्रोफेसर जो अपनी टीम का लीडर था अपनी पूरी टीम के साथ आ पहुंचा। अब वो टीम लीडर और प्रिंसिपल दोनों अपने बच्चों के साथ कैंपिंग करना चाहते थे और एक दूसरे को यहाँ से निकालना भी चाहते थे। तब वहाँ वेंसडे ने घंटी बजाकर कहा, अगर ये जगह चाहिए तो हमें खेल में हरा दो। तब टीम लीडर ने ये चैलेंज कबूल कर लिया, जिसमें खेल दरअसल एक दौड़ जैसा मुकाबला था। दोनों स्कूलों के पास अपना अपना एक अंडा था और इस गेम में हर स्कूल के 10 बच्चे हिस्सा लेने वाले थे। इन 10 में से 5 बच्चों की 2 टीमें बननी थी। पहली टीम को जंगल के अंदर जाकर अपने अंडे के करीब रहना था और इसकी हिफाजत करनी थी, जबकि दूसरी टीम का काम था कि वो मुखालिफ स्कूल के अंडे को चुरा लाए। जैसे ही अंडा चुरा लिया जाएगा, इन्हें फौरन फ्लेयर गन चलाकर सबको इशारा देना था और जो टीम अंडे को कैंप में वापस लाकर टावर पर रख देगी वही टीम जीत जाएगी। सभी बच्चे बड़े जोश के साथ इस खेल के लिए तैयार हो गए। इस दौरान हेड ने बच्चों से कहा, हमारे पास कोई सुपर पावर नहीं है, इसीलिए मैंने तुम सब के लिए हथियार रखवाए हैं। तुम लोग इन्हें इस्तेमाल करके जीत हासिल कर सकते हो। नॉर्मल इंसानों की टीम, जिन्हें नॉर्म्स कहा जाता था, खेल में शामिल थी। अचानक उनमें से एक ने तीर चलाया जो इनट के साथी की टोपी पर लगा। टोपी गिरते ही उसके सर से कई सांप निकल आए। ये मंजर देखकर उसका दूसरा दोस्त फौरन पत्थर का मुजस्मा बन गया। मौका गनीमत जानकर एक नॉर्म
अंडा उठाकर भाग गया। इन्होंने फौरन फ्लेयर गन फायर की ताकि सबको खबर हो जाए कि अंडा चुरा लिया गया है। ये देखकर वेंसडे आग बगोला हो गई और इसने इनेड को पीछे भेजा, लेकिन नॉर्म्स ने चालाकी दिखाते हुए धुएं वाले बम फेंक दिए। धुआं फैलने की वजह से इनेड की तबीयत बिगड़ने लगी। वहीं पिग के साथी ने अपनी ताकत से मक्खियों के झुंड को काबू में करके नॉर्म्स पर छोड़ दिया, जिससे उनकी हालत खराब हो गई। वेंसडे पर धुएं का कोई असर न हुआ। वो सीधी आगे बढ़ी और अंडा अपने कब्जे में ले लिया। फिर इन्होंने भी फ्लेयर गन फायर की और सबको खबर दी। ये देखकर आउटकास्ट के बच्चे खुशी से झूम उठे। बाद में वेंसडे अपने दोस्तों के साथ पहाड़ी के ऊपर पहुंची तो इसने देखा कि एक नॉर्म्स लड़का टावर पर चढ़ रहा है। फौरन वेंसडे ने तीर चलाया, जिससे एक रस्सी सीधी टावर पर जाकर बंध गई। वो रस्सी के साथ लटक कर टावर की तरफ बढ़ने लगी। जब वो लड़का अंडा रखने ही वाला था, वेंसडे ने झटके से लात मारकर उस लड़के को बेहोश कर दिया। फिर इसने अंडा उठाया और खुद टावर पर रख दिया। यूं आउटकास्ट टीम जीत गई और सभी बच्चे खुशी से झूम उठे। इस जीत की बदौलत इन्हें वो जगह कैंपिंग के लिए मिल गई। वेंसडे अपने दोस्त थिंक के साथ वापस जाने लगी, लेकिन प्रिंसिपल ने इसे रोक कर कहा, आज की रात का जश्न खास तौर पर तुम्हारे लिए है, क्योंकि तुमने नॉर्म्स को शिकस्त दी है और तुम ही सबसे बेहतरीन खिलाड़ी हो। मगर वेंसडे ने प्रिंसिपल की बात को नज़रअंदाज किया और सीधी वहां से निकल गई। दूसरी तरफ टीम हेड अपने बच्चों को डांट रहा था, तुम लोग एक लड़की से हार गए, लेकिन याद रखो आज रात हम इसका बदला जरूर लेंगे। रात होते ही सभी बच्चे कैंप फायर के गिर्द बैठकर मौसीकी सुन रहे थे और हंसी मजाक में मसरूफ थे। इसी दौरान वेंसडे चुपके से गैमलिन के साथी के घर जा पहुंची और वहां की तलाशी शुरू कर दी। कमरे की खोज करते हुए इसे एक खुफिया तख्ती मिली, जिस पर दर्ज मालूमात ने इसे चौंका दिया। इसमें जाहिर हुआ कि गैमलिन और इसका दोस्त अरसे से आउटकास्ट बच्चों पर नजर रखे हुए थे। ये सब वो बच्चे थे जो विलो हिल यानी आउटकास्ट की जेल में मारे जा चुके थे, लेकिन इनकी मौत का राज अभी तक किसी के सामने नहीं आया था। वेंसडे ने समझ लिया कि ये सब मामला एक खास लड़की से जुड़ा हुआ है। अब इसका अगला मकसद था उस लड़की को ढूंढ निकालना। वेंसडे ना तो अपने विजन देख पा रही थी और ना ही इसकी ताकतें काम कर रही थी। ये सब कुछ गुडी बुक की ना होने की वजह से हो रहा था। इसीलिए इसने तय किया कि किसी भी कीमत पर वो किताब वापस हासिल करेगी। उसी दौरान वेंसडे मोर्टेशा के पास पहुंची और उससे किताब वापस देने की जिद करने लगी, मगर मोर्टेशा ने साफ कह दिया कि वो वेंसडे की भलाई और हिफाजत के लिए ये किताब वापस नहीं करेगी। वेंसडे ने मोर्टेशा को ललकारा और कहा, अगर तुम वाकई अपने फैसले पर डटी हो तो फिर मेरे साथ खानदानी तलवारबाजी में आओ। ये सुनकर मोर्टेशा के चेहरे पर अजीब सी खुशी छा गई। इस मुकाबले का असूल ये था कि दोनों की आंखों पर पट्टियां बांधी जाएंगी और फिर तलवारों से जंग होगी। रात को दूसरी तरफ टीम का हेड एक खैमे में घुसने की कोशिश कर रहा था, लेकिन कदम फिसलने की वजह से वो नीचे जा गिरा और एक पुरानी रस्सी टूटने से ज़ोंबी आज़ाद हो गया। ज़ोंबी ने फौरन हेड पर हमला कर दिया और इसका दिमाग खा गया। इसी रस्सी की टूटने की वजह से पास में बंधे हुए पटाखे भी जलने लग गए। ये आवाज़ें सुनकर पिग और इसका साथी बुरी तरह खौफजदा हो गए। उधर वेंसडे और मोर्टेशा ने अपनी अपनी मसनूई दिलों को कपड़ों पर बांध लिया था ताकि अंधी आंखों के साथ भी वो मुकाबले में एक दूसरे का सामना कर सकें। मुकाबले का असूल ये था कि जीतने के लिए सामने वाले का दिल तोड़ना होगा। यूं दोनों माँ बेटी ने तलवारें संभाल लीं और जंग शुरू हो गई। थोड़ी देर की सख्त लड़ाई के बाद मोर्टेशा ने वेंसडे को मात दे दी। ये देखकर वेंसडे का दिल टूट गया। वो उदास हो गई और गुस्से में अपनी तलवार फेंक दी, मगर वही तलवार सीधी पीछे आते हुए ज़ोंबी को जा लगी, जिससे वो दोबारा कैद में आ गया। ये देखकर मोर्टेशा अपनी बेटी की बहादुरी पर खुश हो गई। कुछ देर बाद ऑफिसर्स वहां पहुंचे और ज़ोंबी को काबू में करके ले गए। सब ने सुकून की सांस ली। इसी दौरान वेंसडे ने रेवन के साथ कातिल को देखा जो इन्हें घूर रहा था। फिर अचानक वो कातिल आंखों से ओझल हो गया। दूसरी तरफ विलो हिल के अंदर जोडी ने डॉक्टर को बताया कि वो ज़ोंबी को दोबारा कैद करने में कामयाब हो गए हैं। ये सब देखकर दोनों खुश हो गए। इसी दौरान इनकी नज़र एक नई कैदी पर पड़ी जो वहां आकर काफ़ी मुतमईन दिखाई दे रही थी। वो और कोई नहीं बल्कि टाइलर की मास्टर थी। कुछ ही देर बाद टाइलर की मास्टर और डॉक्टर के दरमियान बातचीत शुरू हो गई। डॉक्टर ने कहा कि वो इसकी मदद चाहती है ताकि टाइलर को काबू में लाया जा सके, क्योंकि अभी तक वो उसे दुरुस्त नहीं कर पा रही। टाइलर की मास्टर ने कुछ सोचकर हाँ कर दी। यूं इन्होंने उसे टाइलर के पास छोड़ दिया
ताकि वो इसे काबू में कर सके। शुरू में वो इसे कंट्रोल करके पुरसुकून करने में कामयाब रही, लेकिन अचानक गुस्से में आए टाइलर ने हाइड का रूप इख्तियार कर लिया और इसे जकड़ लिया। इस पर उसने घबरा कर कहा, बेटा तुम मुझसे खफा हो, मुझे पता है, लेकिन यकीन जानो मैं तुम्हें यहाँ से ज़रूर निकाल लूँगी। यह सुनते ही हाइड बने टाइलर ने उसे ज़ोर से उठाकर दूर फेंक दिया, मगर इसकी मास्टर बजाय डरने के ज़ोर ज़ोर से हंसने लगी। दूसरी तरफ वेंसडे कब्रिस्तान में पहुंची और उन बच्चों की बाक़ियात निकालने लगी जो आउटकास्ट कहलाकर मारे गए थे। उसी वक्त उसकी नानी सामने आ गई। इन्हें देखकर वेंसडे के चेहरे पर खुशी छा गई। ऊपर आसमान से रेवन इन सबको गौर से देख रहा था। वेंसडे ने अपनी नानी से कहा, गैम्बलिन की मौत का राज मैं सबके सामने ला कर रहूंगी। दोनों ने मिलकर उन हड्डियों का जायजा लिया और तब ये चौंकाने वाला सच सामने आया कि वो सब हड्डियां असल में इंसानों की नहीं बल्कि जानवरों की थी। इन हड्डियों में इंसान से जुड़ी कोई भी निशानी मौजूद नहीं थी। इतने में रेवन अचानक मरे हुए लोगों के कागजात उठाकर भाग गया। वेंसडे फौरन इसके पीछे दौड़ी और देखा कि रेवन अकेला नहीं बल्कि कातिल भी इसके साथ भाग रहा था। फिर वो वापस अपनी नानी के पास आई और बोली, आप ये कब्रिस्तान खरीद लीजिए, ये भी पता लगाइए कि यहाँ आखिर किसने गड़बड़ की है, लेकिन याद रखिए अगर ये जगह आपके हाथ आ गई और आपने मुझे इस सब की निगरानी का मौका दिया तो मेरी माँ सख्त नाराज़ हो जाएंगी। ये बात सुनकर नानी ने मुस्कुराकर कहा, फिर तो ये और भी अच्छा होगा क्योंकि इससे मोर्टेशा जल उठेगी। वेंसडे ने अपने साथी से कहा, ये रेवन हमेशा यहाँ हम पर नज़र रखता है। वेंसडे ने अपने अंकल से मुलाकात की जो इसके बुलाने पर फौरन वहाँ आ गए थे। इसने अंकल को जिम्मेदारी दी कि वो विलो हिल जाएं और उस लड़की को तलाश करें। अंकल ने ये काम कबूल कर लिया। उधर दूसरी तरफ होटल के मैनेजर ने वहाँ फैले हंगामे की वजह से पुलिस को बुला लिया। पुलिस पहुंची तो सीधा सायरन की मां को गिरफ्तार कर लिया क्योंकि इसका होटल में कोई रिकॉर्ड मौजूद नहीं था। उसी दौरान वेंसडे के अंकल को भी पकड़ लिया गया क्योंकि इन पर इल्ज़ाम था कि इन्होंने कमरा तोड़ फोड़ दिया है और माजी में कुछ चोरियां भी की थी। ये सब सुनकर वेंसडे सीधा मोर्टेशा के पास पहुंची और इससे अपनी खाला के बारे में सवाल करने लगी। मोर्टेशा ने बताया, बरसों पहले तुम्हारी खाला जो मेरी बहन है स्कूल के बाहर ज़ोर ज़ोर से चीख रही थी। इसने अपनी ताकतें बेतहाशा इस्तेमाल कर लीं। इसके नतीजे में उसकी आंखों से काले आंसू बहने लगे और उसे मजबूरन आउटकास्ट की कैद में भेज दिया गया। यही बात हो रही थी कि अचानक नानी वहां आ गईं। उन्हें देखकर मोर्टेशा हैरान रह गई। फिर नानी ने वेंसडे को खुश करने के लिए उसे कब्रिस्तान तोहफे में दे दिया। ये तोहफा पाकर वेंसडे की खुशी की कोई इंतहा न रही। मोर्टेशा ने बेटी को बाहर जाने को कहा और अपनी माँ से मुखातिब होकर बोली, माँ आप हमेशा हमारे बीच में आ जाती हैं। इस पर उसकी माँ ने जवाब दिया, मैं तो सिर्फ तुम दोनों के रिश्ते को जोड़ने की कोशिश कर रही हूँ। नानी ने सख्त लहजे में कहा, तुम दोनों के रिश्ते में तो पहले ही दरारें हैं। वेंसडे अपनी जगह बहुत ज़हीन और काबिल है और तुम ही इसके रास्ते में रुकावट बन रही हो। उसे अपना रास्ता खुद बनाने दो। फिर नानी ने कहा, मुझे लगता है कि मुझे यहाँ चंदा देने के लिए बुलाया गया है। स्कूल वालों को मेरा सहारा चाहिए। मैं ये काम कर दूंगी, लेकिन इसके बदले तुम्हें वेंसडे को गुडी की किताब वापस करनी होगी। ये सुनकर मोर्टेशा फौरन गुस्से में आ गई और इस किताब को आग लगा दी। ये मंजर देखते ही उसकी माँ शदीद भरम हो गई और वहाँ से तेज कदमों से निकल गई। उधर स्कूल में हालात कुछ और रुख इख्तियार कर रहे थे। कातिल ने छुपकर वेंसडे पर नजर रखनी शुरू कर दी। उसी दौरान वेंसडे की एक साथी ने उसे खबर दी कि एक मेंबर आदमी भी इस सारे मामले में मुलव्वस दिखाई देता है। ये सब मामलात उसी शख्स से जुड़े हो सकते हैं। इनट अचानक वेंसडे पर खफा होने लगी और बोली, अब तुम मुझे अपनी सच्ची दोस्त नहीं समझती। हमेशा अपने नए साथी के साथ वक्त गुजारती हो। मेरे लिए तुम्हारे पास टाइम नहीं है। वेंसडे ने ठंडी सांस लेकर जवाब दिया, लेकिन याद रखो कि तुम पहले खुद ही मुझसे दूर रहना चाहती थी, है ना? इतने में आसमान पर शोर उठा और दर्जनों काले परिंदे अचानक इन पर झपट पड़े। स्कूल में फौरन भगदड़ मच गई। वेंसडे फौरन इनट को बचाने में लग गई, जबकि प्रिंसिपल ने भी अपनी ताकत इस्तेमाल करके इन खूंखार परिंदों को पीछे धकेला। अचानक एक बड़ा कौवा थिंक को पंजों में जकड़कर ऊपर ले गया। प्रिंसिपल ने तेजी से आग का गोला फेंका, लेकिन धमाके की वजह से दोनों अलग हो गए। थिंक जमीन की तरफ गिरने वाला था, लेकिन फौरन इनट ने उसे बचा लिया। उसी लम्हे वेंसडे की निगाह कातिल पर पड़ी। वो तेजी से उसके पीछे दौड़ पड़ी। कातिल स्कूल के खुफिया रास्तों से गुजरता हुआ भाग रहा था, मगर अचानक ऐसे गायब हुआ जैसे कभी वहां था ही नहीं।
उधर पुलिस अफसरान सायरन की मां से सवाल जवाब कर रहे थे। इतने में सायरन खुद वहां पहुंच गई। चूंकि अफसरान उसे पहचानते थे, इसने अपनी ताकत इस्तेमाल करते हुए उन्हें मजबूर कर दिया कि वो ये मामला यहीं खत्म करके उसकी मां को रिहा कर दें। इसके असर में आकर वो फौरन मान गए। दूसरी तरफ मोर्टेशा ने वेंसडे को समझाते हुए कहा, ये काले परिंदे बार बार हम पर हमला कर रहे हैं। अगर तुमने अब कदम ना रोके तो सब कुछ बिखर जाएगा और नुकसान किसी एक का नहीं बल्कि सबका होगा। उधर कैद खाने में थिंक आकर अपने अंकल से मिला और उसने उसे बूढ़े शख्स के बारे में बताया, क्योंकि इम्कान था कि वही इस लड़की के बारे में कुछ जानता हो। अंकल ने फौरन पहरेदार से इसके बारे में सवाल किया। गार्ड ने उसे कैद खाने के उस हिस्से में पहुंचाया जहां वो बूढ़ा आदमी रखा गया था। उसकी जहनी हालत दुरुस्त नहीं थी। वो एक आम इंसान था जो कभी इस स्कूल में पढ़ाया करता था। अंकल ने उससे उस लड़की के बारे में पूछगिछ की, लेकिन इसकी बजाय उसके पिंजरे में बंद तोते ने अंकल का मजाक उड़ाना शुरू कर दिया। ये देखकर अंकल ने सख्ती दिखाई और उसे जोरदार बिजली का झटका दे मारा। उधर वेंसडे ने अपने प्रोफेसर से दोबारा राब्ता किया और उसे उस परिंदों को काबू में करने वाले शख्स के बारे में सवाल किया, जो दरअसल असल कातिल भी हो सकता था। वेंसडे ने प्रोफेसर से पूछा कि आखिर वो कौन है जो उसे मारना चाहता है और क्या ये मामला किसी तरह उस बूढ़े कैदी से जुड़ा है। प्रोफेसर ने साफ जवाब दिया, वो शख्स दरअसल एक आम इंसान है, लेकिन उसकी बेटी खास थी, आउटकास्ट, मगर मुझे उसका नाम याद नहीं। उसी दौरान उस बूढ़े आदमी ने बहाने से उस लड़की का नाम लिया और अंकल को एक पोशीदा कमरा दिखा दिया। ये देखकर अंकल फौरन समझ गए कि शायद वो लड़की इसके अंदर मौजूद है। दूसरी तरफ टाइलर की मास्टर डॉक्टर से मुखातिब हुई और बोली, मुझे टाइलर से खुद बात करनी है। वो मुझसे खफा है, लेकिन एक हाइड कभी अपने असल उस्ताद को नुकसान नहीं पहुंचाता। हमें मिलकर आगे बढ़ना होगा। डॉक्टर ने संजीदा लहजे में कहा, मगर मुझे तुम पर भरोसा नहीं है। टाइलर की मास्टर ने डॉक्टर को बताया कि वेंसडे का अंकल यहाँ मौजूद है और उसकी मौजूदगी का मतलब है कि ज़रूर कोई न कोई फसाद होने वाला है। ये सुनकर डॉक्टर ने फौरन हुक्म दिया कि अंकल को पकड़कर सख्त मारा जाए। फिर उसे एक खुफिया कमरे में ज़ोंबी के साथ कैद कर दिया गया। यह मंजर थिंक ने भी अपनी आंखों से देख लिया और वो दौड़ता हुआ वेंसडे के पास पहुंचा। उसने सब सच्चाई बता दी। ये सुनकर वेंसडे ने फैसला किया कि वो अब अपने अंकल को हर हाल में आज़ाद करवाएगी। वेंसडे ने अपने साथी और इनेड के साथ मिलकर एक मंसूबा बनाया। रात के अंधेरे में वो सब विलो हिल की तरफ रवाना हुए, मगर दरवाजे पर गाड़ियों की सख्त तलाशी हो रही थी। उसी वक्त वेंसडे के साथी ने एक चाल चली। उसने दफ्तर में जोरदार धमाका करवा दिया। शोर शराबे की वजह से तमाम पहरेदारों की तवज्जो उधर हो गई और वेंसडे को मौका मिल गया। जैसे ही पहरेदारों की नज़र गाड़ी से हटी, वेंसडे और उसके साथी खामोशी से बाहर निकल आए। वो सीधे जेल के अंदर जा पहुंचे। वहां अंकल की पुरानी दोस्त भी उनकी मदद के लिए आ गई। उसी दौरान म्यूजिक टीचर भी कैदियों के हिस्से में पहुंची और कैद खाना पुरसुकून रखने के लिए गाना बजाने लगी। वेंसडे ने मौका गनीमत जानकर अंकल को कैद से आज़ाद कर दिया और सब लोग वहां से निकलने लगे। मगर अचानक कैद शुदा ज़ोंबी ने अपनी जंजीरें तोड़ डाली और आज़ाद हो गया। दूसरी तरफ पहरेदार टाइलर की मास्टर को ले जा रहे थे, लेकिन ज़ोंबी अचानक उन पर टूट पड़ा और सब को ख़त्म कर दिया। टाइलर की मास्टर जान बचाकर भागने लगी, मगर रास्ते में उसे वेंसडे सामने मिल गई। इतने में खतरे का अलार्म बजने लगा। डॉक्टर ने इमरजेंसी में तमाम कैदियों को बाहर निकालना शुरू कर दिया और वो उस बूढ़े कैदी को अपने साथ लेकर सीधी दफ्तर में आ पहुंची। उधर वेंसडे और इसके अंकल ने एक स्टोर रूम का ताला तोड़ा। अंदर झांका तो वहां कोई खास सामान तो नहीं था, लेकिन अचानक वेंसडे को एक खुफिया रास्ता मिल गया। उसी वक्त दोनों को ये भी समझ आया कि जिस लड़की को वो ढूंढते फिर रहे थे वो दरअसल कोई शख्स नहीं बल्कि एक राजदार मंसूबा है। ये प्रोजेक्ट आउटकास्ट पर तजर्बात और तहकीक के लिए बनाया गया था। वो दोनों इस सुराग के पीछे चलते हुए बेसमेंट तक जा पहुंचे। वहां नीचे दर्जनों छोटी बड़ी कोठरियां बनी हुई थीं और बीच में एक मशीन खड़ी थी जो जदीद टेक्नोलॉजी से तैयार की गई थी। बेसमेंट में मौजूद इस खुफिया मशीन के अंदर आउटकास्ट लोगों को कैद करके उन पर तजर्बात किए जा रहे थे। उन्हें दुनिया के सामने मुर्दा करार देकर हकीकत में ज़ेरे ज़मीन अजियत दी जा रही थी। गैमलिन ये बिल्कुल नहीं चाहता था कि उसका बेटा टाइलर भी ऐसे किसी जुल्म का शिकार हो।
इसीलिए वो आउटकास्ट पर होने वाली तहकीक की खोज में लगा हुआ था। वहाँ वेंसडे को एक सहमी हुई लड़की भी मिली जो डर के मारे कांप रही थी। अचानक वहाँ रेवन के साथ कातिल भी आ धमका। अब वेंसडे ने हकीकत को पहचान लिया था। कातिल और कोई नहीं बल्कि उस जेल की मैनेजर थी, वही औरत जो दरअसल उस बूढ़े कैदी की बेटी निकली और वही अपने बाप की बातों पर अमल करते हुए आउटकास्ट पर तजर्बात किया करती थी। बाप की सच्चाई ने उसे अंधेरे रास्ते पर डाल दिया था और वो मुसलसल अपनी ताकत इन्हीं मजलूम कैदियों पर आजमाती रही। उसने कहा कि मेरे वालिद ने मुझे ये ताकत दी है जिससे मैं परिंदों को काबू में कर सकती हूँ। ये सब सुनकर वेंसडे और अंकल हैरान रह गए। उन्हें बहुत बुरा लगा कि एक उस्ताद ने और उसकी बेटी ने अपने ही स्कूल के बच्चों को इस्तेमाल कर कर उन पर ऐसे जुल्म किए। अचानक अंकल ने अपनी ताकत इस्तेमाल की और जोड़ी पर जोरदार बिजली का झटका मारा, जिसके नतीजे में पूरा बेसमेंट अंधेरे में डूब गया। ये मंजर देखकर बाहर इनेट और उसकी दोस्त भी खौफजदा हो गई। इसी दौरान कैद में बंद लोग मौका पाकर एक एक करके आज़ाद होने लगे। तहखाने की एक कैदी ने जोड़ी को काबू करने की कोशिश की, लेकिन वो किसी तरह हाथ से निकलकर भाग गई। वेंसडे ने हिम्मत करके उस सहमी हुई लड़की को वहां से बाहर निकाला। दूसरी तरफ अफसरान ज़ोंबी पर गोलियां बरसा रहे थे, लेकिन इस पर ज़रा भी असर ना हो रहा था। इधर टाइलर की मास्टर फौरन जान बचाकर टाइलर के पास पहुंची। वो तेज़ी से भागने लगी और कहने लगी, मैं तुम्हें यहाँ से आज़ाद कर दूंगी। इसने टाइलर की जंजीरें तोड़ डाली। टाइलर गुस्से में बोला, तुम्हारी वजह से ही मैं इस कैद में था, अब तुम मेरी मास्टर नहीं रही। वो औरत उसे समझाने लगी, हम दोनों का असल दुश्मन वेंसडे है, वो यहीं मौजूद है, हम साथ मिलकर उसे ख़त्म कर सकते हैं। मगर टाइलर की आंखों में नफरत थी। उसने कहा, वेंसडे को तो मैं बाद में देख लूँगा, सबसे पहले मेरा हिसाब तुमसे है। ये सुनकर वो घबरा कर वहाँ से भागी, लेकिन उसी लम्हे टाइलर का जिस्म बदलने लगा और वो हाइड में तब्दील हो गया। अब की बार वो पहले से भी ज़्यादा ताकतवर और खौफनाक शक्ल इख्तियार कर चुका था। पीछे से आकर उसने अपनी ही मास्टर पर खौफनाक हमला कर दिया। टाइलर ने हमला करके अपनी मास्टर की जान ले ली। उधर वेंसडे के अंकल ने अपने साथी और बाकी कैदियों को आज़ाद करा लिया और वो सब वहाँ से निकल गए। दूसरी तरफ ऑफिस में डॉक्टर मौजूद थी कि अचानक ज़ोंबी इस पर टूट पड़ा और उसे भी ख़त्म कर दिया। फिर वो बूढ़े आदमी की तरफ बढ़ा और कहने लगा, इतनी लाशें खाने के बाद मेरा जिस्म फिर से ताकतवर हो रहा है। ये कहकर उसने उस बूढ़े आदमी को भी मार डाला। उसी दौरान वेंसडे के सामने हाइड आकर खड़ा हो गया। इसने उसे डरी सहमी लड़की को भगा दिया और खुद हाइड का सामना करने लगी। हाइड करीब आया तो अपनी खौफनाक आंखों से वेंसडे को घूरने लगा, लेकिन हैरत की बात यह थी कि वेंसडे को उससे बिल्कुल भी खौफ नहीं महसूस हो रहा था। मगर कुछ देर बाद वेंसडे तेज़ी से हवा में उछली, मगर ज़ोरदार चोट लगने की वजह से ज़ख्मी होकर ज़मीन पर गिर गई। उसी दौरान पुलिस अफसरान ने हाइड यानी टाइलर को पकड़ने की बहुत कोशिश की, लेकिन टाइलर वहां से भाग निकला। उधर थिंक ने वेंसडे को देखा, जो बुरी तरह जख्मी और कमज़ोर हो चुकी थी, लेकिन सब जानते थे कि वेंसडे सिर्फ आम लड़की नहीं, वो ज़हीन भी है और ताकतवर भी। इसीलिए उम्मीद बाकी थी कि वो दोबारा संभल जाएगी।